हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं टेंस। तो आप जानते हैं जो टेंस होता है ये ग्रामर का एक पार्ट होता है जो कि ट्रांसलेशन बनाने में, समझने में या फिर मीनिंग समझने में या फिर सेंटेंस को समझने में बहुत हेल्पफुल रहता है। तो इस वीडियो में टेंस के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। तो देखिए, टेंस है क्या, टेंस होता क्या है। तो टेंस आसान भाषा में कहें तो टेंस को हिंदी में काल कहते हैं। साधारण शब्दों में कहें, टेंस समय का वह रूप है जिससे किसी कार्य के होने का समय पता चलता है। यानी कि किसी काम के होने का समय पता चले तो होता है टेंस। जैसे कि किसी भी कार्य को जब आप करते हैं, जब किसी भी आप कार्य को करते हैं तथा कार्य के पूर्ण या फिर अपूर्ण होने का पता चलता है तो उस समय को ही टेंस कहते हैं। यानी कि कोई कार्य कर रहे हैं, वो कार्य हुआ है या फिर नहीं हुआ है, पूरा हुआ है कि नहीं हुआ है, उसका हमें पता चले तो उसको टेंस कहते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि कोई भी कार्य किसी समय में ही होता है। जब कोई भी आप कार्य करेंगे, जैसे खाना है, सोना है, जाना है, दौड़ना है, पढ़ना है, तो ये सब समय के अंदर ही होगा। ठीक है, पर यह जरूरी नहीं है कि वाक्य में समय का जिक्र खुलकर हुआ हो। देखो, हर एक टेंस सेंटेंस में आपको ये नहीं बताया जाएगा कि इसमें समय इतना से इतना हुआ है। हर एक वाक्य में या फिर टेंस सेंटेंस में जो रहता है, जैसे राम जाता है, तो राम जाता है, राम स्कूल जाता है, तो इसमें समय का बोध नहीं हुआ या फिर खुलकर नहीं बताया गया है कि इसमें राम कितने बजे जाता है, कितने बजे, मतलब कब जाता है, कैसे जाता है, ये नहीं बताया गया। ठीक है, तो उसमें आपको एब्जॉर्ब करना होगा कुछ सेंटेंस, मतलब टेंस के अनुसार। तो आगे क्या है, उदाहरण के लिए, मैं खाना खा रहा हूँ। इस वाक्य में दिन, इस वाक्य में क्या है, दिन और रात का कोई इसमें वो नहीं किया गया है। ठीक है, जैसे कि दिन, रात, सुबह, दोपहर, 10 बजे, 4 बजे, जनवरी, फरवरी आदि किसी भी समय का खुल के जिक्र नहीं हुआ है। इसका मतलब यह तो नहीं है कि खाना खाते वक्त समय का रुका हुआ था। मतलब जब मैं खाना खा रहा हूँ तो उस समय भी टाइम चल रहा था, टाइम रुका नहीं था। ठीक है, और बट ये नहीं बताया गया कि दिन कौन सा दिन, रात है, सुबह है, क्या है, बजे कितनी बजे, ये सब नहीं बताया गया। तो इसके बाद आता है आपका जिस भी वाक्य से किसी कार्य का जिक्र हो उस वाक्य में समय भी जरूरी होता है, भले ही यह छुपा रहता है। मतलब समय रहता है, और समय अगर दिया है तो कोई बात नहीं, और नहीं दिया है तो समझ लो कि इसमें हिडन है, टाइम आपका हिडन है। और अगर लास्ट में है तो प्रेजेंट टाइम होता है। ठीक है, टेंस की पहचान। अब टेंस की पहचान कैसे करेंगे, सबसे महत्वपूर्ण ये बात है कि टेंस कौन सा, कैसे पहचानेंगे वह वाक्य टेंस का है कि नहीं, मतलब वो टेंस से ही ट्रांसलेट होगा कि नहीं। नहीं तो आप क्या करेंगे, कोई वाक्य दिया है, फ्रेज दिया है, तो उसे टेंस मान के ट्रांसलेट करते रहें। उसमें क्या होता है, कैसे जानेंगे ये जो सेंटेंस दिया है ये टेंस का रूल अप्लाई होकर ट्रांसलेट होगा। उसमें क्या होता है, अगर कोई वाक्य है उसमें किसी कार्य का जिक्र हो, कुछ कार्य हो रहा हो, तो वो टेंस का वाक्य होता है। ठीक है, जैसे कि राजेश सो रहा था, तो यहाँ जो सोना है ये क्या है, ये वर्क है। क्या है, वर्क है। और जहाँ पर वर्क का जिक्र हो वहाँ पर क्या होगा, वो टेंस के ट्रांसलेशन रूल से ट्रांसलेट होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आपको पहचानना क्या है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की पहचान। सबसे मेन चीज़ ये आती है कि आपको इन तीनों चीज़ों की पहचान करनी आनी चाहिए। अगर आप इनकी पहचान नहीं कर पाएंगे तो आप ट्रांसलेशन नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो सब्जेक्ट यानी कर्ता, वर्ब माने क्रिया, और ऑब्जेक्ट माने कर्म। कैसे पहचानेंगे इनको, तो देखो,
सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट को ढूंढेंगे, क्योंकि मेन पहले सब्जेक्ट क्या आता है किसी भी ट्रांसलेशन करोगे तो सब्जेक्ट कैसे पहचानोगे। किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट वह होता है जिसके बारे में बात कही जा रही हो, या फिर वह जो कार्य करता है, यानी जो कार्य करेगा, या फिर जिसके बारे में बात कही जा रही हो, ठीक है, वो आपका सब्जेक्ट होगा। जैसे राम एक पत्र लिखता है, तो कौन, आप कौन से क्वेश्चन करेंगे, कौन है, कौन तो कौन, राम। तो उसी तरह से आप खुद से क्वेश्चन करके पता कर सकते हैं कि कौन तो कौन, जो कौन होगा वही होगा सब्जेक्ट, ठीक है। दूसरा आता है वर्ब की बात। वर्ब माने होता है कार्य, क्रिया, ठीक है। जो सब्जेक्ट जो क्रिया कर रहा होगा वही होता है वर्ब, ठीक है, ठीक है। वाक्य में वर्ब या क्रिया उस काम को ही कहते हैं जो किया जाता है। जैसे राम एक पत्र लिखता है, तो क्या, आप खुद से क्या करता है, जो करेगा वही होगा वर्ब। खुद से क्वेश्चन करके आप इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपका ऑब्जेक्ट। अब देखो किसी भी वाक्य में ऑब्जेक्ट वह होता है, ऑब्जेक्ट वह होता है कि जिस पे कार्य का प्रभाव पड़े, जिस पे कार्य का प्रभाव पड़े। जैसे कि राम फल खाता है, तो राम तो हो गया सब्जेक्ट, कर क्या रहा है, खाता है, क्या खाता है, फल खाता है, जो फल खाएगा यही होगा आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। आई थिंक आप समझ जाएंगे, मतलब समझ गए होंगे कि ऑब्जेक्ट को और सब्जेक्ट को और वर्ब को कैसे फाइंड किया जाता है। अब कुछ एग्जांपल के द्वारा इनको समझ लेते हैं, ठीक है। समझ लेते हैं इनको। जैसे राम फल खाता है, तो यहाँ पर राम हो गया सब्जेक्ट, खाता क्या खा, मतलब क्या कर रहा है, खा रहा है, तो जो खा रहा है यही होगा ये हो गया, खाता हो गया वर्ब, और फल क्या है, फल है इसका ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसके बाद दूसरा एग्जांपल देखते हैं। वह बाजार जा रहा है, तो बाजार जा रहा है कौन, वह, तो वह हो गया सब्जेक्ट, ठीक है, वह हो गया सब्जेक्ट। क्या कर रहा है, जा रहा है, यानी जाना, जो जाना है ये है वर्ब। अब कहाँ जा रहा है, ये बाजार जा रहा है, तो बाजार हो गया ऑब्जेक्ट। देखो इतना डिटेल से समझा दिया हमने। एक एग्जांपल और ले लेते हैं कि आपका क्लियर हो जाए। राधिका सो रही थी, तो कौन, राधिका। क्या कर रही थी, क्या, सो रही थी, सोना क्या है, वर्ब है, ठीक है। अब ये इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, ये रही थी, इसमें आईएनजी फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। आईएनजी फॉर्म क्या होता है अभी आगे चल के समझेंगे। अब टेंस के प्रकार, टेंस के प्रकार मतलब कितने टाइप के होते हैं, क्या क्या इनके प्रकार हैं, इनको जानेंगे। इनको एक कहानी के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि एक गांव में एक दादाजी रहते थे। दादाजी कौन, टेंस, ठीक है, यानी कि दादाजी हो गए टेंस, जिनके 3 पुत्र हैं, 3 पुत्र यानी इनके 3 पुत्र हैं, प्रेजेंट 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 पास्ट फ्यूचर, इनके 3 पुत्र हैं, ठीक है। और इन तीनों के, जैसे ये दादाजी हैं, तो इनके 3 पुत्र हैं, इनके 3 पुत्र हैं, ठीक है। इनके कितने पुत्र हैं, 3 पुत्र हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। अब इन तीनों के 4 पुत्र हैं, यानी इनके 4 है, प्रेजेंट के 4 हैं, ठीक है, मतलब पास्ट के भी 4 हैं, यानी इन तीनों के 4 हैं। तो कुल मिलाकर कितने टेंस हो गए, 4 4 4, 12 टेंस हो गए। कितने हो गए, 12, मतलब 12 पार्ट हो गए इसके, ठीक है। देखो यहाँ पर दिया भी है, प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल, और फ्यूचर टेंस भविष्य काल, ठीक है। अब इन तीनों के मतलब हर एक के 4 पार्ट होंगे, यानी इसका 4, इसका 4 और इसका 4, जो हमने बता दिया है। देखो यानी हर एक के 4 पार्ट हो गए, 4 भेद होंगे। यानी अगर प्रेजेंट का होगा तो प्रेजेंट इंडिफिनिट कहलाएगा, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस कहलाएगा, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कहलाएगा, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस कहलाएगा। यानी जो टेंस होगा यहाँ प्रेजेंट के स्थान पर चेंज हो जाएगा। अगर प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट, पास्ट का है तो पास्ट, फ्यूचर का है तो फ्यूचर। बाकी ये इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस सब में सेम रहते हैं, ठीक है। ये देखो दिया है। अब पास्ट टेंस,
मतलब पहचानोगे कैसे, पहचान करना ज़रूरी होता है। प्रेजेंट टेंस की पहचान कैसे करोगे? देखो इसमें क्या होता है, प्रेजेंट टेंस में कोई उस कार्य का जिक्र होता है जो अभी यानी वर्तमान में चल रहा होता है या किया जाता है। जैसे राम खाना खा रहा है, अमित स्कूल जाता है, राधिका शाम को खेलने जाती है इत्यादि। तो इसमें आपको ये नोटिस करना है, इसमें जो काम होता है मतलब हो रहा होता है, चल रहा होता है, ठीक है, और सब में लास्ट में है आएगा। क्या आएगा? है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब काम हो रहा है तो है रहेगा, था तो नहीं आएगा ना। इसके बाद चलते हैं पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट टेंस पे। पास्ट टेंस क्या कहता है, इसमें किसी ऐसे काम का पता चलता है जो पास्ट में हो चुका होता है या फिर हो चुका होता है या फिर चल रहा होता है पास्ट में। जैसे कि राधिका खेलने गई, तो राधिका खेलने गई, गई यानी पास्ट में। वह खाता था, था यानी खाता था। वह सोहन नाच रहा था, सोहन नाच रहा था, पास्ट में नाच रहा था। अमित पढ़ने जाया करता था, यानी कि ये सब क्या है, अभी आगे चल के पहचान बताएंगे हर एक टेंस की कैसे पहचानोगे, लास्ट में कौन सा शब्द आएगा क्या पहचान जाओगे, ये आगे टेंस में डिटेल में बताएंगे। इसके बाद पास्ट टेंस के भी चार होते हैं, मैंने बताया ना कि इनडेफिनिट कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस सभी चारों में कॉमन रहेंगे, बाकी यहाँ टेंस चेंज होता रहेगा। आगे चलते हैं। आ गया फ्यूचर आपका। फ्यूचर में उन कार्यों का जिक्र होता है जो भविष्य में किया जाएगा। वह खेलेगा, क्या करेगा वो? वह खेलेगा। सो चुकी होगी, अमित जाएगा, यानी फ्यूचर में, ये सब फ्यूचर में हो रहा है, ठीक है। सीता गाना गाएगी। इन वाक्यों पे गौर कीजिए, मतलब इन वाक्यों पर देखिए क्या हो रहा है। इनमें कार्य ना तो हो रहा है ना ही किया हो चुका है, बल्कि ये कार्य भविष्य में किए जाएंगे, यानी भविष्य में फ्यूचर में होने की संभावना है, ठीक है। इनके भी चार पार्ट होते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। इसके बाद अब क्या करेंगे, अब इनके चार भेग मतलब सभी के चार चार पार्ट होते हैं, हम डिटेल में चल के इनको पढ़ते हैं डिटेल में। अब इनको एक बात समझ लो कि ये टेंस में इंडेफिनिट और कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब समझ लो, क्योंकि ये तीन टेंस है, तीनों में ये 4 बार आएंगे, यानी 12 बार आएंगे ये एक एक करके, मतलब एक टेंस 4 बार आएगा, यानी कि इंडेफिनिट 4 बार आएगा, कंटिन्यूस 4 बार आएगा और परफेक्ट कंटिन्यूस 4 बार आएगा। तो इनको पहले समझ लो होता क्या है। इनडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चितकालीन। अनिश्चितकालीन का मतलब यह होता है कि अनिश्चित जो निश्चित ही ना हो, इसमें कार्य समाप्त हो गया है या हो रहा है, इसका कोई पता नहीं रहता। मतलब कोई वर्क है ये कंप्लीट हो गया है या फिर हो रहा है, अभी भी चल रहा है, इसका कोई पता नहीं रहता है, ठीक है। अनिश्चितकालीन का मतलब यही हुआ। उदाहरण के तौर पर समझते हैं, राम खाना खाता है। तो राम खाना खाता है जो आपका है, इसमें इस वाक्य में आपको ध्यान ये देना है कि राम को खाने के बारे में बात कही जा रही है, पर इस वाक्य से ये पता नहीं चल रहा है कि राम खा रहा है, कि राम खा रहा है, कि खा चुका है, या अनिश्चित है, ठीक है। इनडेफिनिट की बात कर रहे हैं अभी हम। तो इनडेफिनिट तो क्या पता चलता है कि उसमें निश्चित नहीं होता है कि काम कंप्लीट हुआ है कि चल रहा है, ये पता नहीं रहता है, ठीक है। ऐसे ही अगर पास्ट का होगा, पास्ट इंडेफिनिट का होगा, जैसे पास्ट इंडेफिनिट का, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा तो पास्ट इंडेफिनिट में भी आएगा। तो अगर पास्ट का होगा तो इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। और पास्ट इंडेफिनिट का जो एग्जांपल समझते, अमित खेलता था, तो अमित खेलता था, तो ये तो नहीं पता है ना कि अभी भी वो खेल रहा है कि खेल चुका है, ये भी अनिश्चित है, ठीक है। और अगर फ्यूचर का होगा, फ्यूचर का जैसे कि वह जाएगा, तो ये तो नहीं बताया कि वह पहुंच चुका है या फिर वो जा रहा है, अनिश्चित है ना ये। यानी इस इंडेफिनिट का मतलब ही हुआ अनिश्चित, ना तो वो चल रहा होगा और ना ही
कंप्लीट हुआ होगा, लेकिन ये बताया जाएगा कि हाँ वो काम काम है कोई। ठीक है। कंटिन्यूस पे आते हैं। कंटिन्यूस में इसके नाम से पता चल रहा है कि लगातार, यानी मतलब होता है जारी रहना। इनडेफिनिट का मतलब क्या होगा? अनिश्चित। और कंटिन्यूस का मतलब होता है चल रहा होगा, लगातार चल रहा होगा। अब प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट कंटिन्यूस आएगा, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूस ही पहले आता है आपका ना। प्रेजेंट है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस। जैसे मैं खा रहा हूँ, वह जा रहा है, अमित खेल रहा है। इन वाक्य में खाने जाने खेलने का काम जारी है। जैसे कि मैं खा रहा हूँ तो खा रहा हूँ, वह जा रहा है तो जा रहा है, अमित खेल रहा है तो खेल रहा है। ठीक है। इसमें सिर्फ जारी रहता है, ये जान लो कि कंटिन्यूस में काम जारी रहेगा, और काम कंप्लीट होने का या फिर स्टार्ट होने का कोई समय नहीं दिया रहेगा इसमें। अगर पास्ट का होगा तो पास्ट कंटिन्यूस कहलाएगा। अगर पास्ट का है तो पास्ट कंटिन्यूस कहलाएगा। जैसे मैं खा रहा था तो खा रहा था, अभी भी खा रहा हूँ, कोई पता नहीं है कब तक खाऊंगा, कोई पता नहीं है। वह जा रहा था तो जा रहा है। ठीक है। अगर फ्यूचर का होगा तो फ्यूचर कंटिन्यूस कहलाएगा। जैसे वह जा रहा होगा तो वो अभी भी जा रहा है कि वह जा चुका है, या कब तक जाएगा, ये कोई पता होता नहीं है इसमें। तो इसी का मतलब कंटिन्यूस का मतलब है लगातार वो चलेगा काम। ठीक है। अब आती है बात परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब क्या होता है? पूर्ण। देखो इसके मीनिंग से पता चलता है पूर्ण, यानी कि पूरा। अगर प्रेजेंट का हो, अगर इसमें क्या होगा? परफेक्ट हो जाना, इसमें कोई काम होगा परफेक्ट हो चुका होगा, बट टाइम नहीं दिया होगा इसमें। जैसे कि वह खा चुका है, तो वह है खा चुका है, कुछ भी था वो खा चुका है। सीता जा चुकी है, सीता को जहाँ जाना था जा चुकी है। सोहन सो चुका है, सोहन सो चुका है, उसको सोना तो सो चुका है। इसमें कार्य पूर्ण होने का पूर्ण रूप से वर्तमान में हो चुका है, यानी कोई कार्य है जो वर्तमान में कंप्लीट हो चुका है आपका। वर्तमान का है क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट का है, इसीलिए ये वर्तमान का है। पास्ट का है तो पास्ट परफेक्ट कहलाएगा। जैसे कि अगर पास्ट का होगा तो पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब कहलाएगा। जैसे कि वह खा चुका था, तो कोई पास्ट में था, वो खा चुका है। सीता जा चुकी थी, सीता जा चुकी थी। यह ध्यान रखना, प्रेजेंट में है आएगा सब जगह, और पास्ट में था आएगा, था से पता चल सकता है, और फ्यूचर में गा। इनसे आप नोटिस, मतलब ये बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं इनको कि कौन सा टेंस है। अगर फ्यूचर की बात करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट की, तो वह खा चुका होगा, मतलब फ्यूचर में वह कोई होगा, वो खा चुका होगा उस समय में। कोई मतलब समय नहीं दिया रहेगा इसमें, मतलब वो खा चुका होगा। सीता जा चुकी होगी, जहाँ जाना होगा। सोहन सो चुका होगा, सोहन सो चुका होगा। ठीक है। अब लास्ट की बात आ रही है परफेक्ट कंटिन्यूस। परफेक्ट कंटिन्यूस, देखो इसमें परफेक्ट भी है कंटिन्यूस भी है। इसका मतलब क्या है? परफेक्ट कंटिन्यूस का मतलब होता है कि कार्य किसी समय में शुरू होकर जारी रहना। मतलब कोई कार्य है, उस कोई समय दिया रहेगा, वो शुरू रह करके वो जारी रहेगा, बट ख़त्म नहीं हुआ होगा। मतलब शुरू होकर के वो चलता रहेगा, ख़त्म नहीं होगा कार्य, ये समझ लेना। परफेक्ट में हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, लेकिन इसमें जारी रहता है। ठीक है। जैसे कि अमित सुबह से खेल रहा है, तो अमित सुबह से स्टार्ट किया है, अभी भी खेल रहा है। ठीक है। तो सुबह क्या है? टाइम है, इसमें समय दिया रहेगा, ये तो ध्यान रखना। इसमें पास्ट का होगा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस कहलाएगा। जैसे कि अमित सुबह से खेल रहा था, तो खेल रहा था, तो ये जो खेल रहा था, कौन? अमित। कब से? सुबह से। और कब तक खेलेगा कोई पता नहीं है, इसमें आपका समय दिया रहेगा। फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में हम तीनों टेंस की बात कर रहे हैं, क्योंकि तीनों पढ़ने हैं ना। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस होगा, तो इसको क्या करेंगे? अमित सुबह से सो रहा होगा, तो सुबह सुबह है, सुबह टाइम है, अब सो रहा है, मतलब सुबह से स्टार्ट हुआ है, अभी भी चल रहा है, और ये चलेगा। तो आई थिंक ये आप जो तीनों पार्ट थे, तीनों के चार चार पार्ट थे, आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे क्या करेंगे?
अब आगे आप लोग क्या करेंगे, ट्रांसलेशन रूल देखेंगे और पहचान देखेंगे, ठीक है, और ट्रांसलेशन करने का तरीका जानेंगे। तो पहले आपका आता है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस पहले पढ़ेंगे। तो प्रेजेंट टेंस में पहले आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट को आप सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंपल प्रेजेंट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट कैसे पहचानोगे? इसमें क्या होगा, देखो क्या करेंगे, प्रेजेंट है, प्रेजेंट टेंस है तो इनके 4 पार्ट हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इन चारों को पढ़ना है डिटेल से। अभी तो मैं वो दिया था, इंट्रो कराया था कि इंडेफिनिट क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, परफेक्ट क्या होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ये बताया हूँ। अब इंडेफिनिट को सभी को पढ़ना है, ये मत समझना कि उन्हें पढ़ लिया है। अब इंडेफिनिट को पढ़ना है, कॉन्टिन्यूअस को पढ़ना है और परफेक्ट को पढ़ना है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को पढ़ना है। तो पढ़ते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसको बोलते हैं सिंपल इंडेफिनिट टेंस ही बोलते हैं। आपको पहचान कैसे करना है कि ये प्रेजेंट टेंस इंडेफिनिट है? ये हिंदी वाक्य, मतलब हिंदी जो वाक्य रहेंगे, जो सेंटेंस दिया रहेगा, उनके अंत में, लास्ट में क्रिया के साथ ता है, ती है, ता हूँ, ते है, ती है आदि शब्द लगा रहेगा, ठीक है। जैसे वह जाता है तो ता है लास्ट में आया, पहचान के प्रेजेंट इंडेफिनिट है। मैं सोता हूँ, ता हूँ लास्ट में आया, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। राधिका नहीं गाती है, ती है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। क्या आप रोते हैं? ते है लास्ट में आया, पहचान के प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अमन क्यों नाचता है? ता है लास्ट में आया। यानी पहचान के लिए आपको ये ध्यान रखना है, पहचान के लिए ये ध्यान रखना है, ता, ये इतना याद रखना है पहचान के लिए। आगे चलते हैं। अब बात आती है ट्रांसलेशन की। अफर्मेटिव, देखो पहले अफर्मेटिव आएगा, फिर नेगेटिव आएगा, फिर इंट्रोगेटिव आएगा। ये सब सेंटेंस में इनके टाइप होते हैं। तो अगर अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव का ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? देखो, जैसे कि पहले तो इसका स्ट्रक्चर समझ लो, रूल समझ लो। ये रूल है इसका। सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड। देखो यहाँ पर वर्ब की 5 फॉर्म का मतलब ये हो गया है कि अगर वर्ब में एस या फिर ईएस लगा देते हैं तो वर्ब की 5th फॉर्म बन जाती है, इसलिए इसको 5th फॉर्म से ये डिनोट किया गया है, ठीक है। कंफ्यूज मत होना कि ये फर्स्ट और 5th फॉर्म क्या होता है। तो ये स्ट्रक्चर इसका है, यानी पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म 5th फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर अदर वर्ड आ जाएगा। चलते हैं अब एग्जाम्पल की तरफ। पहला एग्जाम्पल क्या है? मैं रोज स्कूल जाता हूँ। ता हूँ पहचान गए, पहला नंबर तो पहचान करना है। अब आपको ध्यान रखना है, ध्यान ये रखना है, पहले तो पहचान करना है तो आपको पहले सब्जेक्ट ढूंढना है। सब्जेक्ट कौन है? कौन कौन स्कूल जाता है? मैं जाता हूँ। तो मैं का क्या होता है? आई लिखा है, ठीक है। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि जाना। वर्ब कौन है? क्या क्या किया जा रहा है? जाया जाता है ना। तो गो टू, कहाँ? स्कूल। इसके बाद टाइम, रोज है तो डेली, तो आई गो टू स्कूल डेली। इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा इसका ये। दूसरा समझते हैं, हम रोजाना अपना काम करते हैं। तो कौन? हम, यानी वी। हम की मीनिंग होती है वी, ठीक है। वी माने होता है हम, और ये होता है प्लूरल। आई भी प्लूरल होता है, ठीक है। दे भी प्लूरल होता है, मतलब आई यू वी दे क्या होते हैं? प्लूरल होते हैं ये सब। मतलब यहाँ पर जो आई है, वी है, दे है, यहाँ यू है, सब प्लूरल है। क्या है? ये प्लूरल प्रोनाउन है, प्लूरल प्रोनाउन है। चलते हैं, हम रोजाना अपना काम करते हैं। तो पहले सबसे क्या ढूंढना है? सब्जेक्ट, इसी के अनुसार करना है, इसी को ध्यान में रखना। पहले सबसे सब्जेक्ट कौन? वी, ठीक है। करना है वर्ब, यानी वर्ब ढूंढना है। तो करना क्या है? करने का होता है डू। क्या होता है? डू होता है।
आई डू। अब देखो वी के साथ आवर लगता है, पॉजेसिव। जब पॉजेसिव प्रोनाउन पढ़ेंगे तो बी के साथ आवर, दे के साथ देयर, ही के साथ हीज, सी के साथ हर, आई के साथ माई, ये सब लगता है। तो हम अपन रोजाना अपना काम करते हैं तो वी सब्जेक्ट हो गया, डू वर्ब हो गया, आवर वर्क या ऑब्जेक्ट हो गया, और रेगुलरली टाइम हो गया। तो ये ट्रांसलेशन हो गया इसके अकॉर्डिंग। ठीक है। अगला क्या है, वे रोज़ सुबह चाय पीते हैं। तो सब्जेक्ट वे क्या करते हैं, पीते हैं चाय। सब चाय ऑब्जेक्ट हो गया, सुबह टाइम हो गया। ट्रांसलेशन करते हैं तो वे का होता है दे, पीने का होता है ड्रिंक, क्या पीते हैं, चाय पीते हैं एवरीडे मॉर्निंग, सुबह। सुबह का होता है, रोज का होता है एवरीडे, सुबह का होता है मॉर्निंग, हो गया। यहाँ पर आप ड्रिंक के जगह पर टेक भी लिख सकते हैं। ठीक है, टेक भी लिख सकते हैं, नहीं तो कहो कि ये ड्रिंक गलत है। इसके बाद चलते हैं अगले अगले एग्जाम्पल। तुम हाथ धोने के बाद खाना खाते हो। तो कौन, यू। तो पहले यू आ गया। क्या, क्या करते हो, खाते हो। खाने का क्या होता है, ईट की, ईट। तो यू ईट क्या, फूड, फूड। कब, आफ्टर वॉशिंग हैंड, हाथ धोने के बाद। तो आफ्टर बाद का होता है आफ्टर, धोने का होता है वॉशिंग, और क्या, हाथ धोते हैं। यू, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा यू ईट फूड, यू ईट फूड आफ्टर वॉशिंग हैंड। ठीक है, ये इसका हो गया ट्रांसलेशन। आगे चलते हैं, इम्पॉर्टेंट चीज़ आ रही है, ये ध्यान रखना नोट करके। यदि सब्जेक्ट यानी कर्ता थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस जोड़ देते हैं। ये क्या कहना चाहता है, यानी जो सब्जेक्ट है, क्या है आपका, सब्जेक्ट है, वो थर्ड पर्सन हो, क्या हो, थर्ड पर्सन हो। थर्ड का मतलब होता है ही सी इट, क्या हो, ही हो या सी हो, ठीक है, या फिर इट हो, या फिर किसी का नाम हो। ये सब क्या होते हैं, थर्ड पर्सन में आते हैं। तो उसमें क्या किया जाता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या फिर ई एस ऐड किया जाता है, एस या फिर ई एस ऐड किया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है, ऐसा क्यों किया जाता है, ये भी समझ लो। देखो, जो आपकी वर्ब होती है, वर्ब होती है हमेशा आपकी प्लूरल, क्या होती है, हमेशा होती है प्लूरल। और जो आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट तो आपका सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। तो एक रूल होता है ग्रामर का, एस एस पी पी का, एस एस पी का रूल होता है। इसका मतलब होता है अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो सब वर्ब भी प्लूरल आएगा। तो क्या यहाँ पर चेंज क्या हो सकता है, सब्जेक्ट चेंज हो सकता है, ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकता है, लेकिन वर्ब तो हमेशा प्लूरल रहेगी ना। वर्ब हमेशा आपकी क्या रहेगी, वर्ब हमेशा आपकी प्लूरल रहेगी। तो देखो, अगर मान लो कि राम है, राम, ठीक है, राम गो। तो राम क्या है, मैंने बताया जो नाम होता है सिंगुलर होता है, तो यहाँ राम तो सिंगुलर है ना। और मैंने बताया जो वर्ब होता है ये ऑलवेज प्लूरल होता है, क्या होता है, अपने जिस फॉर्म में पाया जाता है प्लूरल होता है। तो यहाँ राम सिंगुलर है, राम सिंगुलर है, और गो क्या है, प्लूरल है। तो यहाँ पर देखो ये सेंटेंस, यहाँ कोई सिंगुलर है कोई प्लूरल है, तो ये क्या है, गलत माना जाता है, रॉन्ग सेंटेंस माना जाता है। ये सही कब होगा, जब दोनों सिंगुलर सिंगुलर हो या फिर प्लूरल प्लूरल। देखो, राम को तो हम प्लूरल बना नहीं सकते हैं कि राम तो एक आदमी है, उसको प्लूरल कैसे बना सकते हैं। बट ये रूल होता है कि आप वर्ब को सिंगुलर बना सकते हैं, उसमें एस और एस लगा करके। तो आप क्या कर सकते हैं, इस गो में ई एस लगा देने से ये सिंगुलर बन जाएगा, और जब ये सिंगुलर बन जाएगा तो सिंगुलर ये भी रहेगा, ये सेंटेंस सही हो जाएगा आपका। ठीक है, यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में अगर ही होगा, ही सी और ही सी इट होगा, क्या क्या होगा, ही
सी और इट, ठीक है, या फिर किसी का नेम होगा, ठीक है, या फिर कोई सिंगुलर होगा, तो इसमें क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या फिर ई एस ऐड कर देना। अब कहाँ कहाँ एस लगेगा, कहाँ पर ई एस लगेगा, यही बता देता हूँ। देखो कहाँ पर एस, कहाँ पर ई एस लगेगा। कहाँ पर एस, कहाँ पर ई एस लगेगा। और अगर वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ओ ख़त्म हो रही है, जैसे कि एस से या फिर डबल एस से, ठीक है, या फिर एस एच से, ठीक है, या फिर जेड से, एस एच सी एच, या फिर एक्स से, या फिर ओ से, या फिर सी एच से, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, ई एस ऐड कर देंगे। क्या ऐड कर देंगे, ई एस ऐड करने से जो वर्ब होगा वो सिंगुलर बन जाएगा। क्या क्या, एस डबल एस, एस एच, जेड एक्स ओ, सी एच, ई एस, सब में क्या करेंगे, ई एस ऐड कर देंगे। बात समझ में आई। और बाकी जो बच्चे हैं, जो बाकी बच्चे हैं, उसमें सभी में एस लगा देना, वो भी आपके वर्ब क्या बन जाएंगे, सिंगुलर बन, क्या बन जाएंगे, सिंगुलर बन जाएंगे। कितनी बात समझ में आई। आगे चलते हैं। जैसे कि राम कड़ी मेहनत करता है, तो राम कड़ी मेहनत करता है, तो राम वर्क्स हार्ड। राम सब्जेक्ट हो गया, वर्क हो गया आपका वर्ब, तो वर्ब में एस लगाने से बन गया ये सिंगुलर, वर्क हार्ड, ठीक है। देखो के आया, तो मैंने बताया था अगर अदर कोई आता है तो उसमें एस लगा देने से वर्ब सिंगुलर बन जाता है। देखो यहाँ वर्क में वर्क्स लगा दिया गया है, तो ये सिंगुलर बन गया। सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और प्लस में मेहनत करना, कड़ी का हो गया हार्ड, ठीक है। इसके बाद आता है दूसरा एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल समझ लेते हैं। सोनम रोज स्कूल जाती है, तो सोनम रोज स्कूल जाती है, सोनम गो होना चाहिए था, लेकिन गोज क्यों किया गया, क्योंकि सोनम है, तो गो में क्या किया गया, ई एस लगाया गया, ठीक है, तो इसलिए सोनम थी थर्ड पर्सन, इसीलिए इसमें ई एस लगा, तो सोनम गोज टू स्कूल डेली, ये सेंटेंस सही है। ऐसा होता है सोनम गो टू स्कूल डेली तो गलत हो जाता है ये, क्योंकि सोनम थर्ड पर्सन है और वर्ब क्या होता है, प्लूरल होता है, इसलिए वर्ब में ई एस लगाया गया, तो ये सेंटेंस सही है। वह अपना किताब पढ़ता है, तो ही लर्नस हिज लेसन, हिज बुक, तो ही हो गया सब्जेक्ट, लर्न फर्स्ट फॉर्म में एस लगा, देखो यहाँ पर एस लगा है, ठीक है। हिज बुक उसका ऑब्जेक्ट है, बुक क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह से इसको हम करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। ये तो रही अफर्मेटिव की बात, अब चलते हैं नेगेटिव पे। नेगेटिव में क्या करना है आपको, नेगेटिव में आपको ध्यान रखना है किसमें अब डू डज लगेगा, क्या लगेगा, डू और डज। डू कहाँ लगेगा, डज कहाँ लगेगा, डू लगेगा प्लूरल के साथ और डज लगेगा सिंगुलर के साथ, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलते हैं, पढ़ते हैं, इसका स्ट्रक्चर देख लो। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर ये रहेगा, इसको लिख लेना। सब्जेक्ट डू डज प्लस नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। ध्यान रखना आई वी यू दे के साथ कोई प्लूरल नाउन हो, आई यू वी दे क्या होता है, प्लूरल होता है, तो उसमें डू नॉट लगाना। अगर ही सी इट है, किसी का थर्ड पर्सन किसी का नाम है, तो यहाँ पर सिंगुलर नाउन होते हैं, तो क्या होता है, डज लगाना। ये ध्यान है, इसको मतलब अभी बता दिया मैंने, ये लिख भी लेना नोट करके। आगे चलते हैं, पढ़ते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल क्या है, मैं रोज़ स्कूल नहीं जाता हूँ, तो सब्जेक्ट आई के साथ डू लगता है, आई डू, फिर नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो टू स्कूल डेली, आई डू नॉट गो टू स्कूल डेली, ये ट्रांसलेट हो गया। देखो आई सब्जेक्ट है, आई के साथ डू लगता है, फिर नॉट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर उसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, टू स्कूल डेली। देख भी सकते हैं आप, यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग है, इसी के अकॉर्डिंग मैंने ट्रांसलेट कर दिया, फिर ट्रांसलेट है ये, ठीक है। आगे चलते हैं।
दूसरा एग्जाम्पल सुन लेते हैं। हम रोज़ाना अपना काम नहीं करते हैं, तो हम बी के साथ डू लगता है, फिर नॉट आएगा। करने का होता है डू, और क्या अपना काम, तो अपने का होता है आवर वर्क रेगुलरली। यहाँ पर ये ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। ये जो डू है ये वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब है, और ये जो डू है ये वर्ब है, ठीक है। हाँ, नहीं सोच लो कि समझ लो कि 2 बार डू डू कैसे आ गया। वे रोज़ चाय नहीं पीते हैं, तो वे दे डू, दे के साथ डू, फिर नॉट, फिर ड्रिंक टी एवरीडे मॉर्निंग। सब्जेक्ट दे के साथ डू लगता है, फिर नॉट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ड्रिंक टी एवरीडे मॉर्निंग। टाइम हमेशा आपका लास्ट में आएगा। चलिए, ये इसी तरह से आपके सब हो जाएंगे। एक एग्जाम्पल और समझ लेते हैं। ये रमेश गाना नहीं गाता है, तो रमेश देखो यहाँ पर क्या होता है, थर्ड पर्सन या फिर ही सीट नेम के साथ क्या लगता है, डज लगता है। तो यहाँ पर लिखा देखो रमेश के साथ डज आया है, तो रमेश डज नॉट सिंग ए सॉन्ग। तो यहाँ पर रमेश डज नॉट सिंग ए सॉन्ग हो गया आपका ट्रांसलेशन। यहाँ पर डज क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पर्सन के साथ डज आता है आपका, फिर नॉट आएगा, फिर वर्ग की फर्स्ट फॉर्म सिंग, क्या सॉन्ग, ठीक है। आगे चलते हैं इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य में। और प्रश्नवाचक वाक्य आपके 2 प्रकार के होते हैं। अगर क्या से स्टार्ट होता है, तो का स्नो टाइप कहलाता है, और डब्ल्यू टाइप होता है, अभी नीचे आएगा तो बताएंगे इसको। तो इसमें क्या होता है, जब क्या से स्टार्ट होगा और प्रेजेंट इंडेफिनिट रहेगा आपका, तो उसमें डू या डज होता है, सब्जेक्ट के पहले आ जाएगा, ठीक है। और फिर अगर नेगेटिव में है तो नॉट लगा देना, अगर नेगेटिव में नहीं है तो नॉट मत लगाना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस में ऑब्जेक्ट रहेगा। तो ये तो इसका स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। अगर नेगेटिव में तो नॉट लगाना, अगर नहीं होगा तो मत लगाना, मतलब यहाँ पर लगा हुआ है पहले ऑलरेडी, नहीं सभी में नहीं नॉट लगा दो। नेगेटिव कैसे पहचानोगे, अगर नॉट लगा होगा तो नॉट लगा देना, सेंटेंस में दिखेगा नहीं। और कब लगाना, सब्जेक्ट के बाद, अगर नहीं है तो मत लगाना। इसमें क्या होता है, आई यू वी दे प्लूरल नाउन के साथ डू का प्रयोग, ही सीट सिंगुलर के डच के प्रयोग होगा। मतलब क्या होगा, शुरू क्या से शुरू होंगे, तो इंग्लिश ट्रांसलेशन जो डू डज होंगे, आई वी यू दे प्लूरल नाउन के पहले डू लग जाएगा, और अगर ही सीट है तो उनके पहले डज लग जाएगा। क्या से स्टार्ट होते हैं, किससे, क्या से अगर स्टार्ट होंगे तब। जैसे क्या आप रोज़ अखबार पढ़ते हैं, तो क्या आया, आप माने तुम, तो यू के साथ क्या लगता है, यू क्या है, प्लूरल है, तो डू लगेगा। तो डू लगेगा कब, डू लगेगा यू के पहले, क्योंकि यहाँ पर क्या से स्टार्ट हुआ है, और जब डू लग जाएगा तो क्या का सेंस निकल जाएगा आराम से। तो डू यू रीड न्यूज़पेपर डेली, यहाँ पर डू यू फिर सब्जेक्ट, मतलब यहाँ पर वर्ब क्या है, रीड है, तो डू यू रीड न्यूज़पेपर डेली, तो क्या आप रोज़ अखबार पढ़ते हैं, इसका बन जाएगा ये डू क्यों लगा, क्योंकि ये क्या से स्टार्ट हुआ है, फिर इसका सब्जेक्ट आता है, फिर उसकी फर्स्ट फॉर्म आती है, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, फिर टाइम बाद में लास्ट में आता है, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाता है, ठीक है। एक और समझ लेते हैं, क्या वह हमेशा सच बोलती है, तो वह बोलती है, ती से पता चल रहा है कि वो कोई गर्ल है, इसलिए यहाँ पर सी आएगा, ठीक है। डज थर्ड पर्सन के साथ डज आता है, उसके पहले आएगा क्योंकि क्या है, ठीक है। तो डज सी स्पीक्स द ट्रूथ ऑलवेज, यहाँ पर ये सही कर लेना, यहाँ पर जो स्पीक्स नहीं रहेगा स्पीक रहेगा, यहाँ पर वर्क्स नहीं रहेगा वर्क रहेगा, ठीक है, ये गलत हो गया है। तो डज राम वर्क हार्ड रहेगा, यहाँ पर ऐसे बनेगा। और डज सी स्पीक द ट्रूथ ऑलवेज, डज माने डज से क्या का सेंस निकलेगा, वाह, स्पीक माने बोलना, बोलती है, सच द ट्रूथ ऑलवेज यानी हमेशा, आपका ट्रांसलेट हो जाएगा। जब डू डज आ जाएगा तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस और ई एस नहीं लगाना है जब डू डज आ जाएगा, ठीक है, इतना ध्यान रखना। अब आगे चलते हैं, बाकी सब वही है, ये सब आपके एग्जाम्पल, ठीक है, सेम वही रूल। अब देखो डब्ल्यू एच टाइप पढ़ते हैं। डब्ल्यू एच क्वेश्चन सेंटेंस क्या होता है, अगर जिन हिंदी वाक्यों के बीच में कैसे, क्या, कैसे, क्यों, कब, कहाँ, किस लिए आदि प्रश्नवाचक, ये याद रखना, इतना ये, ठीक है, अगर हिंदी वाक्यों के बीच में आते हैं तो डब्ल्यू एच क्वेश्चन सेंटेंस कहलाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इस प्रकार के वाक्यों को इंग्लिश अनुवाद बनाने के लिए, अगर प्रेजेंट का होगा
तो उसको इस तरह से बनाएंगे। ये इसका स्ट्रक्चर ये है, पहले WH वर्ड जो बीच में आया होगा, फिर डू डज लगेगा सब्जेक्ट के अनुसार, फिर नॉट, अगर नॉट है तो नॉट लगा देना, अगर नहीं है तो मत लगाना, फिर वर्ग की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसके बाद अब चलते हैं, राम कड़ी मेहनत क्यों करता है। तो राम कड़ी मेहनत क्यों करता है, तो क्यों आया ना बीच में, तो क्यों की मीनिंग क्या होती है, व्हाई होती है। यहाँ व्हाई की स्पेलिंग गलत है, WHY होता है। तो व्हाई राम है तो राम के साथ क्या लगाओगे, डज लगाओगे, तो व्हाई जो लगाना होगा व्हाई के तुरंत बाद लगा देना, टू डज। तो व्हाई डज राम वर्क रहेगा, यहाँ वर्क गलत है PDF में, व्हाई डज राम वर्क हार्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देना। ठीक है, इसको पढ़ते हैं, तीसरा वाला पढ़ लेते हैं। वह अपना किताब कैसे पढ़ता है, तो कैसे का होता है हाउ, फिर वह है थर्ड पर्सन इसीलिए आएगा डज, तो हाउ डज ही रीड हिज बुक, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देना, इसमें लगा नहीं फुल स्टॉप लगाए हैं सब में, क्वेश्चन मार्क लगा देना। ठीक है, ध्यान देना है जो आपका ये बीच में आपके आ रहे हैं, क्यों, कैसे, क्यों, कैसे, ठीक है, क्या, कैसे, ये सबकी पहले मीनिंग लिख देना है, फिर बाद में सब्जेक्ट के अनुसार, जैसे हम लोग हैं तो वी के साथ क्या लगेगा, डू लगेगा। अमित क्या है, अमित है आपका सिंगुलर है इसीलिए डू लगेगा। मतलब कब, जैसे कि ये वाला समझ लो कि अमित और सोहन रात के खाने में क्या खाते हैं, तो पहले सबसे आप क्या करोगे, जो क्या है, क्या का क्या लिखोगे, व्हाट लिखोगे, व्हाट माने क्या होता है। और अमित और सोहन आपके क्या है, दो लोग हो गए, प्लूरल हो गए, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, डू आ जाएगा। कौन है, अमित और सोहन, तो अमित एंड दो लोग हैं ना यहाँ पर, अमित और सोहन दो लोग हैं, तो ये प्लूरल बनेंगे, इसलिए यहाँ पर डू आ गया, एंड से जोड़ा गया, दो लोग हैं। तो क्या खाते का होगा, ईट। अब रात के खाने में तो फॉर डिनर होगा, इसका लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा। इस तरह से ट्रांसलेट होगा। ठीक है, ये रूल आप याद रखना, इसी रूल के अकॉर्डिंग ये ट्रांसलेट होंगे आपके सभी के सभी। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था, इसको हमने कंप्लीट करा दिया। प्रेजेंट कंटिन्यूस का आपका नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे, क्योंकि ये बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, फिर आप एक एक करके देखिएगा। ठीक है, अगला पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। आई होप आपको समझ में आया होगा ये।